अगर आप अभी भी देखें तो ऑप्टिक्स चरम सीमा पर है। मैं देवेंद्र फडणवीस की एक तस्वीर देख रही थी और वो लॉजिक में समझ नहीं पाई, मैं प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा से भी उस पर पूछूंगी। उन्होंने अपनी तस्वीर लगाई है कि देखिए मैं इकोनॉमी क्लास में चल रहा हूँ, इकोनॉमी क्लास में अगर चलेंगे तो तेल कम खर्च होगा। अब ये मुझे बात समझ में नहीं आई कि तेल हवाई जहाज का इकोनॉमी क्लास में चलने से कैसे कम हो सकता है। इस तरीके की वाहियात बातें इस समय हो रही हैं सोशल मीडिया पर। और भाई बीजेपी तेल से तो उर्वरक बनेगा, तेल से तो सारा सिस्टम चलता है। आपके इकोनॉमिक क्लास में चलने से उसमें क्या फर्क पड़ेगा? ये एक ड्रामा है ना, ये तो बहुत बड़ा ड्रामा है। आपका पूरा खाद है, आपका पूरा सप्लाई चेन है, भारत के अंदर का जो सप्लाई चेन है वो तो उसी पे निर्भर करता है। आपका जो है दवाओं का जो पूरा व्यापार है, उत्पादन है, वो उसी पे निर्भर करता है। आपका जितना भी इस तरह का बहुत सारा, मतलब वो सिस्टम आपका जो ब्रेक होगा, तो आपके पैदल चलने से, आपके इकोनॉमिक क्लास में चलने से, ये तो एक ड्रामा है। तो मैं बस इतना इतना कह रहा हूं कि उस समय भी कोविड को जिम्मेदार ठहराया गया, जबकि हमारी जीडीपी, मल्होत्रा सर बताएंगे, हमारी जीडीपी कोविड से पहले बहुत नीचे चली गई थी। और 17 में संसद में सरकार ने स्वीकार किया कि 45 साल बाद ऐसी बेरोजगारी हमारे देश में आई है। 2017 में स्वीकार किया गया जी, क्योंकि 16 में जो है आप देखेंगे नोटबंदी हुआ था। 17 में स्वीकार किया गया कि 45 साल बाद हमारी बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। उस समय भी जब अर्थव्यवस्था बहुत संकट में चली गई, मोदी नामा के चलते, मोदी के पॉलिसी सरेंडर के चलते, कारपोरेट परस्ती के चलते, तो उस समय कोविड को कहा गया। अब अमेरिका परस्ती में चले गए हैं तो कहा जा रहा है कि युद्ध जिम्मेदार है। तो अभी भी वो सच नहीं स्वीकार कर रहे हैं नीलू जी। अभी भी वो ये जरूर कह रहे हैं कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ये स्वीकार कर लिया। ओके, लेकिन तो आप ये ये नहीं कह कह रहे रहे हैं हैं कि, ये नहीं बता रहे कि हम ये अमेरिका परस्ती के चलते ऐसा नहीं कर पाएंगे। जी, ओके, आप ये कह रहे हैं कि अभी भी पूरा सच मोदी जी नहीं बोल रहे हैं, वो एक तरीके से ये मान रहे हैं कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मेरे हाथ में चीजें नहीं है। शाही साहब, आपकी पार्टी कांग्रेस है। अब ये बताइए कि जब बीजेपी विपक्ष में थी, स्मृति ईरानी के आपने प्रोटेस्ट देखे हैं ध्यान से? याद होगा, सिलेंडर ले लेके वो बैठती थी कि देखिए कहाँ जा रहे हैं दाम। बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे थे। वो कहाँ है कांग्रेस का प्रोटेस्ट? आज वो क्यों नहीं दिख रहा है मुझे सड़क पर? ठीक है, ट्विटर पर बहुत एक्टिव है कांग्रेस पार्टी, लेकिन सड़कों पर कहाँ है आपकी पार्टी, ये बताइए। कल आपने शायद देखा नहीं, कल पूरे दिल्ली में प्रदर्शन हुए हैं, मध्य प्रदेश में प्रदर्शन हुए, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश, हर जगह तो प्रदर्शन हुए हैं। दो चीज पे प्रदर्शन हुए हैं। एक तो जो महंगाई हुई है उस पर हुए हैं, जो महंगा पेट्रोल, डीजल, दूध के दाम बढ़ाए हैं, सीएनजी के दाम बढ़ाए हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए, उसको लेकर प्रदर्शन, नीट के लेकर प्रदर्शन हुए। और इस्तीफा भी मांगा गया है, उसको बर्खास्त करने की मांग की गई है डॉक्टर प्रधान को, धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा। और मैं एक चीज और कह रहा हूं, अभी तक वो कोई सीजीआई सूर्यकांत है वो सबको कॉकरोच कह रहा था हम लोगों को। मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी और आरएसएस और ये जितने भी जिन्होंने टिप्पणी की, ये सब दीमक है। और दीमक की तरह इन्होंने देश को चाट लिया है, पूरे देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को चाट लिया है। और वर्तमान परिस्थिति में नरेंद्र मोदी ने बोल दिया है कि 10 साल में जो जितना भी उन्होंने डिजास्टर किया है, जितना भी उन्होंने देश के साथ धोखा किया है, देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया, चाहे नोटबंदी के माध्यम से हो, चाहे वो जीएसटी के गलत जीएसटी के माध्यम, चाहे वो गलत लॉकडाउन के माध्यम से हो, चाहे उसके बाद अन्य मुद्दों पर हो, चाहे वो मिसमैनेजमेंट हो, अपने युद्ध के दौरान जो विदेश नीति की गड़बड़ी रही उसके कारण, वह सब ने सबसे सब देश की अर्थव्यवस्था एकदम ही चौपट खत्म हो गया। नरेंद्र मोदी ने इसको युद्ध पर थोपने की कोशिश की, कोरोना पे ठोकने की कोशिश की है। लेकिन यह सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी ने 2014 से जब से आए देश को दीमक की तरह आरएसएस और नरेंद्र मोदी ने चाट लिया है। और अगर इस देश का कोई दीमक है तो वो नरेंद्र मोदी है और आरएसएस, मोहन भागवत और भाजपा है। अब मैं एक और चीज बता दे रहा हूँ, लेकिन अब तो मोदी जी ने बता दिया ना कि क्या संकट है। मोदी जी ने हाथ खड़े कर दिए, मोदी जी ने कहा कि भाई अरे संकट, अरे कहाँ आप उस पॉलिटिकल या तो आप बहुत भोली हैं, आप बहुत ज्यादा भोली हैं, या तो आपके अंदर थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है मोदी को लेकर। मैं आपको ये चीज बता दे रहा हूं, नरेंद्र मोदी ने सारा ठीक रहा, अपने सारे कमियां, नकारापन, नालायकीपन
देश की अर्थव्यवस्था को डैमेज कर दिया, खत्म कर दिया, उसका सारा ठीकरा उन्होंने चुपचाप कोविड और युद्ध पर थोप दिया। का पूरा दशक ही कोविड और युद्ध में ही चला गया। जबकि 2016 में नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी कर कर इस देश की अर्थव्यवस्था को खत्म करने का प्रयास वहीं से शुरू कर दिया। 2008 की आर्थिक मंदी याद होगा आपको, महा आर्थिक मंदी आई थी विश्व भर में। अमेरिका हो, यूरोप हो, एशियन कंट्री हो, सब जगह 3 इंडस्ट्री, रियल एस्टेट, कार इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और कंज्यूमर ड्यूरेबल, तीनों गिर गई और भारत के अंदर अप हो गई, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और उन्होंने 6 पे कमीशन लाया, कर्ज माफी की गई। वो कर्ज माफी, किसानों की कर्ज माफी 72,000 करोड़ रुपए, और उसके बाद जो 6 पे कमीशन लाया गया, उसके एरियस जो 2-2.5 साल के मिले, उससे जो पैसा मिला, उससे हमारे इकोनॉमी में रोटेशन हुआ। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने क्या किया? नरेंद्र मोदी आते ही नोटबंदी कर दी। और नरेंद्र मोदी ने नया एक साजिश की है। नरेंद्र मोदी ने कहा है तेल कम इस्तेमाल करिए, खाने का तेल कम इस्तेमाल करिए, और किसानों से कहा यूरिया कम इस्तेमाल, क्योंकि यूरिया देश में इन्होंने उसका भंडारण किया नहीं। और जैसे ही नरेंद्र मोदी ने कहा आधा यूरिया इस्तेमाल करिए, जैसे ही आधा यूरिया इस्तेमाल करेंगे, तो 1-2 डाटा मैं बता दे रहा हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा है, क्या नुकसान होने वाला है। भारत के अंदर सरकार कह रही है कि धान 2025-2026 में 150 मिलियन मेट्रिक टन लक्ष्य है, और जैसे ही आप 50% उसका करेंगे इस्तेमाल यूरिया का, आपका घट के 300 लाख मीट्रिक टन घट जाएगा। 300 लाख मीट्रिक टन घट जाएगा धान यानी चावल। ज्वार 52 लाख टन होता है, लक्ष्य है 2025-26 का, जैसे ही आप 50% उसे घट के 13 लाख टन उसमें घट जाएगा। मक्का जो खरीफ का है वो है 302 लाख टन, और जैसे ही आप उसमें कमी करेंगे 50% यूरिया, 105 लाख टन। कपास 317 लाख गांठ, और जैसे ही आप यूरिया की कमी करेंगे, आधा करेंगे, 118 लाख गांठ कम हो जाएगा। और ये सारा प्रोडक्ट यूएस ट्रेड डील में आयात करने के लिए लाइन में है। नरेंद्र मोदी ने यूएस ट्रेड डील में ज्वार हो, मक्का हो, कपास हो और धान तो अलग है, ये तीनों के 3-4 प्रोडक्ट उसमें इन्होंने हस्ताक्षर कर दिया है कि हम अमेरिका से इसका इंपोर्ट यानी आयात करेंगे। नरेंद्र मोदी देश के अंदर एक खाद्यान्न संकट, एक उत्पादन संकट खड़ा करना चाह रहे हैं, जिससे वह आसानी से यूएस ट्रेड डील के माध्यम से अमेरिका से आयात कर सके। पहली चीज। दूसरी चीज, नरेंद्र मोदी यूएई क्यों गए हैं, यह भी तो सवाल उठता है। 2022 में अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ है, इंडिया, इजराइल, यूएस, यूएई। इजराइल और यूएई पार्टनर है अब्राहम अकॉर्ड में, और यूएस भी और इंडिया भी है। नरेंद्र मोदी युद्ध के पहले, ईरान युद्ध के पहले इजराइल जाते हैं और युद्ध के बाद यूएई जाते हैं। हमको सबसे, मैं मिला था खमैनी साहब के जो प्रतिनिधि हैं यहाँ पे, डॉक्टर हलीम साहब, उनसे मिला मैं ईरान के। ईरान हमें तेल देने को तैयार है, आपने 2019 से तेल लेना बंद कर दिया। एलएनजी मिल रहा था अभी हमको रशिया से, एलएनजी अभी नहीं लिया है। उस एलएनजी का इस्तेमाल खाद बनाने में होता है, क्रिप्को को, आपने वो नहीं लिया। तो आप जब तेल, और दूसरी चीज, जो रशिया से तेल 2022 से 2025 तक आया है, उस तेल का इस्तेमाल किसने किया? वो कच्चा तेल, जो सस्ता तेल आया है रशिया से और गैस आया है, उससे 52 लाख करोड़ रुपया, 52,000 लाख करोड़ रुपया जो है नरेंद्र मोदी ने कमाई कराने का फायदा पहुंचा। किसको? अंबानी और अडानी को। उसका फायदा किसे मिला? देश की जनता को तो नहीं मिला। बैरल बढ़ गया तो उसका नुकसान देश की जनता को होगा, लेकिन जब रशिया से कच्चा तेल सस्ते में मिल रहा था, उसका फायदा किसको मिला? तेल संशोधन, वो प्यूरिफाई कर करके अपने उससे उन्होंने अपने तेल शोधक कारखानों से जामनगर के अंबानी ने 52,000 करोड़ रुपये से ऊपर कमाया, 1,000 करोड़ रुपया कमा लिया। नरेंद्र मोदी ने ये देश के साथ, जनता के साथ गद्दारी है कि नहीं गद्दारी है? आपके साथ गद्दारी है कि नहीं गद्दारी है? और सबको सीजीआई कहेगा कॉकरोच। अरे कॉकरोच हम नहीं हैं, अरे कॉकरोच तो परमाणु उसमें बच जाएगा, लेकिन तुम लोग तो दीमक हो, दीमक। नरेंद्र मोदी दीमक है,
और ये दीमक जितनी जल्दी देश से छूटे, हटे, तभी जाके देश का कल्याण हो पाएगा।